Good morning, students. This is your biology class, and today I am starting the chapter 11, that is biotechnology principle and processes. Okay, so basic फंडा क्या है बायोटेक्नोलॉजी में? बायोटेक्नोलॉजी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि माना कि जो बेसिक फिनोमेना है बायोटेक का, उसमें क्या करते हैं, माना कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, वायरस, वायरस तो नहीं, या फिर फंगस। ठीक है, उसका हम जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि पर्टिकुलर करैक्टर अगर किसी पर्टिकुलर एनिमल में या प्लांट में है और हम वो पर्टिकुलर करैक्टर हम किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चाहते हैं, ठीक है, तो उसका जो जीन है जो कि उस पर्टिकुलर करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसको हम किसी दूसरे प्लांट या एनिमल में देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? देखो, सब कुछ हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करता है। ठीक है, डीएनए में जीन प्रेजेंट होते हैं। जीन पर्टिकुलर पार्ट है डीएनए का जो कि प्रोटीन बनाता है आरएनए के बनाने के बाद। सो पर्टिकुलर प्रोटीन किसी पर्टिकुलर जीन से मिलकर बनता है, मतलब जीन से ही बनता है। तो उस जीन को निकाल के हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब इंसर्ट करते हैं, अब इंसर्ट कैसे करेंगे? या तो हम डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम इनडायरेक्ट इंसर्ट करेंगे। इनडायरेक्ट इंसर्ट का मतलब ये है कि हम किसी वेक्टर के थ्रू उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहुंचाएंगे। तो उस पर्टिकुलर होस्ट में जिसमें हम ये सिस्टम चाहते हैं, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहते हैं, तो उसमें वो कैरेक्टर शो होगा। और क्योंकि हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट किया है, तो मेन फंडा यही है। माना कि ऑर्गेनिज्म ए है, अब ऑर्गेनिज्म ए क्या हो सकता है? प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है, उसका जीन निकाल के, ठीक है, हम ऐसे किसी दूसरे प्लांट में या एनिमल में इंसर्ट करना चाहते हैं और उस पर्टिकुलर करेक्टर को हम दूसरे में देखना चाहते हैं, ऑर्गेनिज्म बी में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मतलब जो जीन हमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में देखना है, वो पहले ऑर्गेनिज्म से निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अब हम क्या कर सकते हैं? माना कि इस बंदे का जीन है, ठीक है, जीन है या फिर डीएनए है, उसको हम डायरेक्टली इस दूसरे एनिमल में या प्लांट में डाल सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने गाड़ी बनाई है, गाड़ी का मतलब ये है कि हम किसी वेक्टर के थ्रू, ठीक है, किसी वेक्टर के थ्रू हम इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुँचाएँ या डायरेक्ट पहुँचाएँ। डायरेक्ट पहुँचाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मोस्टली जो होता है वेक्टर का यूज़ करा जाता है। ठीक है, वेक्टर किसी गाड़ी के थ्रू इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस दूसरे ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में, एनिमल में डालना। जैसे कि बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो शो करते जुगनू। जुगनू क्या रात में चमकता है, तो रात में जो चमकता है वो उसकी प्रॉपर्टी है। अगर वो प्रॉपर्टी हमें माना कि प्लांट में चाहिए, ठीक है, तो वो प्लांट में कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं? जुगनू का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो जीन उस बायोल्यूमिनेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको निकाल के हम ऐसे प्लांट में डाल दें जो तो क्या होगा? जब वो जीन अपना एक्सप्रेशन शो करेगा तो वो भी चमकने लगेगा, वो प्लांट भी चमकने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म से जीन को निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है ब्रीफ में। अब देखो, अब क्या करना है? अब हमें कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फॉर एग्जांपल हमें एनिमल सेल का निकालना है। ठीक है, अब तुम्हें पता है डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए तुम्हारा, हमें चाहिए डीएनए, तो हम क्या करेंगे? जो प्लांट, जो सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए है, और डीएनए का ये पार्ट तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का है। तो हम क्या करेंगे? पहले इस एनिमल सेल को तोड़ेंगे, ठीक है, सेल को हटाएंगे, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है उसको हटाएंगे, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटाएंगे, तब कहीं जाके हम अपने डीएनए को मतलब डीएनए हमें अपना मिल पाएगा जो हमें चाहिए है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन सबको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल तो होती नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन काय की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो लिपिड और प्रोटीन को हम ब्रेक करेंगे,
तभी तो अंदर जा पाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाएंगे और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो या तो प्रोटीन्स के हैं या फिर किसी और कंपोनेंट के हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स उसमें डालेंगे, जिससे कि वो सब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएं, वो सेल ऑर्गेनल डाइजेस्ट हो जाएं। ठीक है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। देन अगर आरएनए है तो आरएनएज डालेंगे जो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन डीएनएज कभी नहीं डालेंगे। क्यों? डीएनएज अगर हम डाल देंगे तो डीएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, डीएनए डाइजेस्ट हमें थोड़ी करवाना है। सो डीएनए कभी नहीं डालेंगे, डीएनएज कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें डीएनए ही चाहिए है। अगर फंगल सेल है, फंगल सेल की सेल वॉल काई की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज डालेंगे जिससे कि उसकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाए, ब्रेक हो जाए। और प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज डालेंगे। मीन्स सब कुछ तोड़ेंगे, मतलब हर वो जो सेल है जिससे तुम्हें अपना जीन चाहिए है, उसका पर्टिकुलर जीन हमें किसी दूसरे सेल में डालना है, तो जिस सेल से हमें निकालना है तो उसको हमें पहले तोड़ना फोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो हम उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो पहला जो है स्टेप बायोटेक्नोलॉजी का या जेनेटिक इंजीनियरिंग का वो है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मीन्स जो डीएनए तुमको चाहिए है, जो डीएनए तुमको दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना है, उसको आइसोलेट तो करोगे पहले, तभी तो दूसरे में डाल पाओगे। तो पहला प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग का आइसोलेशन ऑफ डीएनए है। अब तुमने क्या करा? तोड़ फोड़ लिया, सेल को तोड़ दिया, सबको डाइजेस्ट कर दिया, सारे सेल ऑर्गेनल डाइजेस्ट हो गए, बचा तुम्हारा डीएनए। ठीक है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, अब डीएनए बचा। अब जो तुमने डीएनए मीन्स जो सेल डिस्ट्रॉय करी उसका कुछ डेब्रिसिस होगा, कुछ बचा कुचा मटीरियल होगा, और डीएनए भी होगा। ठीक है, डीएनए भी जो लेफ्ट होगा वो भी होगा। तो उस डेब्रिसिस में जो भी बचा कुचा मटीरियल है उसको उससे हमें अपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। मतलब डीएनए इसमें मिक्स है ना, जैसे चटनी बनाते हैं ना तो किसी चीज़ को कूट देते हैं, तो कूट देते हैं उसमें सब चीज़ें अगर डली हुई हैं तो सब चीज़ें हैं, तो उसमें से तुम्हें अपना पार्ट चाहिए, तुम्हें अपना पोर्शन चाहिए, मीन्स अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, डीएनए चाहिए, तो डीएनए को निकालना है वहाँ से। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें? ठंडी दारू मीन्स कोल्ड अल्कोहल। ठीक है, कोल्ड अल्कोहल उस डेब्रिसिस में मिला देते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो हमारा डीएनए है वो ऊपर आ जाता है और सारा मटेरियल नीचे बैठ जाता है। तो डीएनए ऊपर आ जाएगा, जैसे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, अभी दिखाऊंगी। ये सारा मटेरियल यहाँ नीचे बैठ जाएगा और डीएनए हमारा थ्रेड के फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। तो जैसे स्पून से कोई चीज़ ऊपर निकाल लेते हैं, उसी तरीके से जो ऊपर आया है डीएनए इस टेस्ट ट्यूब में, अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ग्लास रॉड की हेल्प से हम डीएनए को ऊपर निकाल लेंगे, मतलब उसके जो थ्रेड्स हमें वाइट वाइट दिखने लगते हैं, तब इस प्रोसेस को कहते हैं स्पूलिंग। इस प्रोसेस को कहेंगे स्पूलिंग। स्पूलिंग मतलब डीएनए जो एक्सट्रैक्ट हुआ डेब्रिसिस में से उसको ऊपर की तरफ निकाल लेना, उसको स्पूलिंग कहेंगे। फिर क्या करा? अब देखो, डीएनए तुम्हारा निकल गया। ठीक है, डीएनए इतना लंबा है, 2 मीटर लंबा है। अब फॉर एग्जांपल जुगनू का तुमने डीएनए निकाल लिया। ठीक है, अब जुगनू का डीएनए, पूरा डीएनए तो माइलिन्यूमिसेंस करेक्टर शो करता नहीं है, उसका कोई जीन होगा ना जो उस करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो लाइट इमिट कर रहा है। ठीक है, जो लाइट इमिट कर रहा है, तो तुम्हें वो जीन चाहिए जो लाइट इमिट करता है, ना कि पूरा जीन चाहिए, ना कि पूरा डीएनए चाहिए। तो उस पर्टिकुलर पार्ट को तुमको एक्सट्रैक्ट करना है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस करेक्टर शो करता है। तो अब इस 2 मीटर लंबे डीएनए को हम क्या करेंगे? फ्रैगमेंट बना लेंगे। अब डीएनए को हमने जितना लंबा हमें एक्सट्रैक्ट हुआ उसको तोड़ लेंगे। ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस है डीएनए का फ्रेगमेंटेशन। इसको तोड़ लिया, अब तोड़ेंगे कैसे? अब जो ऐसा तो है नहीं नॉर्मल कैंची या काट दिया, तो ये अब हम मॉलिकुलर लेवल पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कुछ मॉलिकुलर लेवल पे ही ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को तोड़ते हैं, डीएनए का ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिनको जेनेटिक सीजर्स कहा जाता है। जेनेटिक की सीजर, जेनेटिक की कैंची है ये, जो कि डीएनए को काटने का काम करती हैं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर्स। अब डीएनए है तुम्हारा। ठीक है, न्यूक्लियस 2 तरीके का होता है, आरएनएस और डीएनएस। आरएनएस क्या करेगा? आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। डीएनएस डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, मतलब डीएनए को तोड़ेगा। लेकिन ये भी 2 तरीके का हो सकता है, या तो होगा एक्सोन्यूक्लियस या होगा एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस में क्या है, जैसे इतना बड़ा डीएनए है, एक्सोन्यूक्लियस मतलब बाहर, एक्सो मतलब बाहर, तो ये स्टार्टिंग से इसको काटना शुरू करेगा, तोड़ना शुरू करेगा बाहर से।
ठीक है। एंडोन्यूक्लियस मतलब अंदर, एंडो मतलब अंदर, और एंडोन्यूक्लियस में ये डीएनए है तो ये क्या करेगा, इसको अंदर से तोड़ेगा। जो डीएनए है, ये डीएनए है, इसको बीच से तोड़ेगा, यहाँ से काटना शुरू करेगा, यहाँ से कट लगाएगा, तब इसको कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो ये एंजाइम्स के टाइप्स हैं, मीन्स न्यूक्लियस के टाइप्स हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। यहाँ पे जो काम करता है एंजाइम, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करता है, मीन्स डीएनए को बीच से तोड़ता है। ठीक है, एक रिकॉग्निशन साइट से तोड़ता है, ऐसे ही कहीं से भी नहीं तोड़ देता। ऐसे ही तोड़ेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही टूट जाएगा, वहाँ से काट दिया तो हमारा जीन कैसे एक्सट्रैक्ट हो पाएगा। तो हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक रिकॉग्निशन साइट होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर ही कट करता है। जैसे कि तुम लोग को पता है डीएनए का स्ट्रक्चर में क्या होता है, ACTG, इस तरीके से सीक्वेंस होते हैं। ACTG मीन्स एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन, नाइट्रोजनस बेस लगे हुए होते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसका एक सीक्वेंस होता है। हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वहीं पे ये कट लगाता है, हर जगह कट नहीं लगाता है, हर जगह से ऐसे काटने लगा तो हो गया। इसलिए इसका माना कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वहीं पे ये कट लगाता है। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके कितने प्रोसेस हो गए। पहला हमने आइसोलेट करना बता दिया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, देन फ्रेगमेंटेशन हो गया तोड़ लिया हम डीएनए को। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, जैसे कि तुमने डीएनए के टुकड़े कर लिए, ठीक है। अब तुम्हारा टुकड़ा कौन सा है, तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, तुम्हारा जो तुमको चाहिए है वो फ्रेगमेंट तुम कैसे उसमें से निकालोगे। उसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एग्रोसजोल यूज़ करा जाता है। एग्रोसजोल जो है वो रेड एल्गी से मिलता है। इसमें क्या होता है, ये जेल है, जेल का एक बेड बना दिया जाता है, इसमें जेल भर दिया जाता है। जेल में क्या होता है, क्योंकि देखो जेल ऐसे कि नॉर्मल जेल होता है उसमें मतलब पोर्स होते हैं, मतलब उसमें से कोई चीज़ मूव हो सकती है। और यहाँ हम डीएनए के फ्रैगमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं वो इस जेल से निकल सकते हैं, मतलब इसमें घुस सकते हैं, ऐसे ऐसे करके इसमें निकल सकते हैं। तो ये जो वेल्स हैं इसमें हम अपना डीएनए का फ्रैगमेंट भर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एग्रोस जेल भर दिया, जिससे कि क्या हुआ, इसमें जेल भर दिया तो डीएनए क्या करेगा, इधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। अब मूव क्यों करेगा, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है। और निगेटिव चार्ज है तो ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, एनोड। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो निगेटिव चार्ज है मतलब डीएनए है वो किधर से किधर को मूव करेगा, लेफ़्ट से राइट को मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे कैथोड लगा दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ही, क्योंकि डीएनए भी हमारा नेगेटिव है। इसीलिए जो डीएनए है वो इधर से लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा एनोड की तरफ, क्योंकि हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। अब जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, डीएनए के फ्रैगमेंट्स कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे। तो जो छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं एग्रोस जेल में, और एनोड लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट होकर ये आगे मूव करेंगे। आगे मूव करेंगे तो क्या होगा, कहीं कहीं ये धंस जाएंगे, मतलब ये पूरा बेड बनाया है एग्रोस का जाल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो छोटे फ्रैगमेंट्स हैं वो जल्दी भागेंगे, तो जो यहाँ पे आएंगे वो इधर साइड जो आएंगे एनोड के पास वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट आएंगे, और जितना ये कैथोड के पास होंगे उधर बड़े बड़े फ्रैगमेंट होंगे, क्योंकि छोटे फ्रैगमेंट ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं। अब ये बेड में क्या हुआ, यहाँ बड़े बड़े सेगमेंट, ठीक है, डीएनए की बात हो रही है, और यहाँ पे उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इस तरीके से सबसे छोटे फ्रैगमेंट यहाँ पॉजिटिव की तरफ होंगे। अब ये डीएनए के फ्रैगमेंट देखो अलग हो गए, अलग अलग जगह पे रिपोर्ट हो गए, लेकिन अभी हमें ये दिख नहीं रहे हैं, अभी दिखते नहीं हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के फ्रैगमेंट दिखते नहीं हैं, बट ये अलग अलग जगहों पे फिक्स हो जाते हैं। अब क्या कराया जाएगा, इसमें एक डाई डाली जाती है जिसे इथीडियम ब्रोमाइड कहते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड हमें नाम याद रखना है फॉर स्टेनिंग, जिससे कि तुम्हारा जो डीएनए है जो तुमको चाहिए है वो सारा डीएनए जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ट्रैप हुआ है वो वहाँ पे स्टेन हो जाएगा, वो कलर ले लेगा। अब कलर उसने ले लिया लेकिन अब भी नहीं दिख रहा है,
देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूवी लैम्प का यूज़ करना पड़ेगा। यूवी लैम्प जब हम यूज़ करेंगे तब हमें डीएनए के बैंड्स दिखाई पड़ेंगे ऑरेंज कलर के। तब हम क्या करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे जेल में से। इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द जेल, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब ये है, जैसे ये तुम्हारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यहाँ पे डीएनए है और फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो डीएनए है वो ये वाला है, ये तुमको चाहिए। तो क्या करेंगे, एक हम जैसे स्पैचुला होता है उसकी हेल्प से हम जेल में से अपने स्पैचुला से इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे अपने फ्रैगमेंट को, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो उसके साथ क्या होगा, जेल भी आएगा, खाली हमारा फ्रैगमेंट थोड़ी आएगा, जेल भी तो आएगा उसमें से। तो इसी प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द एग्रोस जेल, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूशन। तो जो ये कितनी प्रोसेस हो गई हमारे इसमें 4 प्रोसेस हो गई। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए हमने सबसे पहले आइसोलेट करा, फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसका कट करवाया, उसके फ्रेगमेंटेशन करवाए, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या हुआ, छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो एनोड की तरफ मूव कर गए। फिर हमने यूवी लैम्प से इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद देखे और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हमने एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, उसको कहेंगे इल्यूशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला, ठीक है, ये हमारा कि इंसुलिन का जीन है, अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो हमें इंसुलिन का जीन चाहिए, जो जीन इंसुलिन का प्रोडक्शन कराता है पैनक्रियाज में। तो वो जीन हमने निकाल लिया और ये एक जो वेक्टर है, वेक्टर क्या है, गाड़ी, जैसे तुम लोग को बताया, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जाएगा। तो मोस्टली जो वेक्टर होता है हम लोग यूज़ करते हैं बायोटेक में, वो प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड आगे बताऊंगी होता क्या है, और हमें डालना किस में है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में डालना है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसकी कॉपीज़ बनवानी है। तो ये होस्ट कहलाएगा बैक्टीरिया। वी हैव टू कट वेक्टर ऑल्सो, सो वी शुड यूज सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाय विच इंसुलिन जीन ऑफ इंटरेस्ट वाज कट। अब देखो, ये तुम्हारा प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड सर्कुलर है, तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे लगाना है फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा, ये वाला जो प्लाज्मिड का पार्ट है इसको भी तो काटना पड़ेगा, तभी तो हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ये वाला जो हमने जीन निकाला इंसुलिन जीन, उसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ हम इसको, इतने पोर्शन को, किसके, प्लाज्मिड के इतने पोर्शन को कट करने के लिए यूज़ करेंगे। हमेशा सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही यूज़ होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए और प्लाज्मिड के पर्टिकुलर सेगमेंट को हटाने के लिए भी वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ होगा, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ नहीं होगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। इतना तुम लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी द क्वेश्चन। आफ्टर दैट in my upcoming class I will discuss about the restriction endonuclease enzyme. Okay, so thank you.